हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों, हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे और अच्छे से मार्क्स हासिल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों वन शॉट वीडियोस चल रही है हमारी और हम 3 चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो डाल चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आई वुड सजेस्ट कि पहले वो वाली वीडियोस आप देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेटा इस बार ना इतना छोटा कर दिया है ना सिलेबस के हिसाब से, और ये 7 नंबर का है। और ये 7 नंबर ना सेमीकंडक्टर से उठाना इतना आसान है, मतलब हद ही है। तो सेमीकंडक्टर इतना आसान है, फ्री के से नंबर है आपको। ठीक है, अगर आप ये वाली वीडियो देख लेंगे ना, आपको मैं 100% कह रहा हूं कि आपके 7 में से 7 नंबर आएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप ध्यान से देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस वन शॉट की जर्नी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, ओके। तो पहला क्या है, सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। देखो सेमीकंडक्टर होते क्या है, जैसे जिस तरीके से एक होता है फाइनल मैच, है ना, और एक होता है सेमीफाइनल मैच। तो फाइनल मैच से पहले जस्ट सेमीफाइनल। सेमी वर्ड का मतलब है हाफ। ठीक है, सेमी कंडक्टर, आधा कंडक्टर, एक ऐसा डिवाइस जो कभी तो कंडक्टर की तरह बिहेव करे, कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करे, है ना। ओके, उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है उनके बेसिस पे। तो ऐसे को बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उनको? सेमीकंडक्टर। देखो कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से करंट को अलाउ करते हैं। अगर ये एक कंडक्टर है तो इसके अंदर से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फ्लो करेंगे बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो कंडक्टिविटी, जो मेटल्स और कंडक्टर होते हैं, मेटल्स क्योंकि मोस्टली जो मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, एज ए कंडक्टर बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी वो वेरी हाई रहेगी। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻²से लेकर 10⁻8 साइमन पर मीटर तक जाती है। और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। समझ गए बेटा? सो रेजिस्टिविटी जस्ट उल्टा हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻2 ओम मीटर तक होगी। ठीक है, साइमन इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओम। ठीक है, ये ध्यान रखना। 10 टू पावर सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखो इसको बारे में बाद में पढ़ेंगे। इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो हमारे पास जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, कितनी? लेस देन 10⁻⁻8 साइमन पर मीटर से। और रेजिस्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। तो जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है 10⁻8 से ज्यादा, ओम मीटर से ज्यादा, तो वो क्या होते हैं? हमारे इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर क्या होंगे? जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करेंगे, तभी तो सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। सेमी मतलब आधे कंडक्टर। तो इनकी कंडक्टिविटी होती है जनरली बेटा 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻0 साइमन पर मीटर। 10⁻0 मतलब 1 साइमन पर मीटर तक। और ऐसे ही ये इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻0 से लेकर 10⁻5 ओम मीटर तक जाएगी। क्लियर है बेटा? तो बीच में लाई करती है, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर। क्लियर है बेटा? ओके, तो जनरली जो सेमीकंडक्टर है हमारे पास वो 14 ग्रुप में पाए जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे क्या है? सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, ओके। सिलिकॉन इज द मोस्ट जनरल सेमीकंडक्टर यूज्ड। इसके कुछ रीजन है। एक तो ये बहुत जनरली इजीली ऑब्टेन होता है, चीपेबल है, सस्ता है हमारे लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई सिलिकॉन को हम जनरली सेमीकंडक्टर की तरह यूज करते हैं, जिसकी सिलिकॉन चिप आती है हमारी सोलर सेल में जो लगते हैं वो सिलिकॉन होते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर के जनरल एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम है। ठीक है बेटा, आगे आगे हमारे पास देखो बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी पढ़ते हैं। देखो वैलेंस बैंड थ्योरी क्या होती है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या होते हैं वो देखते हैं पहले। देखो किसी भी एटम के अंदर, जब ये मान लो एक एटम है और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जहां पे लाई करते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस शेल। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास कुछ तो एनर्जी होगी भाई, जिस सेल में है वहां एक स्पेसिफिक एनर्जी पे घूम रहे होंगे। तो जहां ये घूम रहे हैं, जिस एनर्जी लेवल में ये घूम रहे हैं, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं बेटा उसको? वैलेंस बैंड। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो दे गेट एक्साइटेड। ओके, एक्साइटेड हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? दे बिकम फ्री। क्या हो जाएंगे बेटा? फ्री हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को जब भी एनर्जी मिलेगी बाहर भागेंगे वो, हायर एनर्जी में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस लेवल में जब ये आ जाएंगे तो ये इस एनर्जी लेवल में आ गए। अब इलेक्ट्रॉन की ये वाली एनर्जी है,
ठीक है, इस एनर्जी बैंड को बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन बैंड। वाई कंडक्शन बैंड? बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी टू कंडक्ट। अब हमारा जो कंडक्टर, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो गए हैं और वो मूव करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। उस एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्शन बैंड। समझ गए? अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में देयर इज अ डिफरेंस, कुछ डिफरेंस होता है एनर्जी का, इसी को बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी गैप। ठीक है, अब इसको कुछ और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का निर्माण होता है, कैसे बनते हैं ये। क्लियर है बेटा? तो मान लो एक एटम है, सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेते हैं हम, सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लेते हैं बेटा। अब जो सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा, क्या उसमें एक एटम होगा? नहीं, बहुत सारे एटम होंगे। एक सिलिकॉन यहां होगा, एक सिलिकॉन यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा। समझ गए? बहुत सारे एटम होंगे। ओके, अगर हम देखो एक आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, एक सिलिकॉन का आइसोलेटेड एटम ये है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? बताओ सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना? 14। तो आ जाएगा देखो 1s2, कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसके 2s2, 2p6 और 10, 3s2 और 3p2। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरी शेल में कितने आएंगे? 8। और अगली शेल में कितने आएंगे? 4। यानी सिलिकॉन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। क्या होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? ओके, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल गया और करने का काम। देखो यहां पे, अब देखो लास्ट में, यानी सिलिकॉन के लास्ट में क्या है बेटा? सिलिकॉन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। एक इलेक्ट्रॉन यहां बना लिया मैंने, एक यहां पे और एक यहां पे। क्लियर है बेटा? या फिर यहां देख लीजिए, देखो ये रहा क्रिस्टल, ये सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन यहां। अब यहां पे देखो, मान लो एक सिलिकॉन एटम जो दूसरे सिलिकॉन एटम से कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है ना, तो मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? बहुत ज्यादा लार्ज है। तो क्या होगा? बॉन्डिंग नहीं होगी बेटा। जब सिलिकॉन के एटम के पास आया होगा, जब सिलिकॉन एटम का निर्माण हुआ होगा, सिलिकॉन क्रिस्टल का, आई मीन एटम का नहीं, सिलिकॉन क्रिस्टल का, तो एक तो एटम नहीं है, बहुत सारे सिलिकॉन एटम आपस में क्लोजर आए होंगे। समझ गए? तो अगर सिलिकॉन एटम, एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से कुछ डिस्टेंस पे है बेटा, है ना, इतनी दूर है कि उनका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, इसके भी चारों इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल के चारों इलेक्ट्रॉन और इसके भी लास्ट सेल के चारों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कोई एनर्जी गैप नहीं होगा। ठीक है बेटा? अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन, अंदर शेल के इलेक्ट्रॉन कौन से बेटा? इसमें सिलिकॉन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p2। देखो अंदर शेल के ये 2 हैं, पहली शेल में 2 आ गए, दूसरी शेल में कितने आ गए? 8 आ गए, और अगली शेल में 4 है। तो ये कभी पार्टिसिपेट नहीं करते बेटा। 1s2, 2s2, 2p6 कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेंगे? अंदर सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट कौन से करेंगे? ये वाले पार्टिसिपेट करेंगे। कब? जब ये सिलिकॉन क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब सिलिकॉन क्रिस्टल, जब भाई देखो अभी तो बना होगा सिलिकॉन का क्रिस्टल, है ना, बेसिक से तुम्हें बना बनाया मिल जाए, लेकिन कभी तो बना होगा, तो सिलिकॉन एटम पास आए होंगे, क्लोजर आए होंगे। तो जब ये पास आए होंगे तो आपने देखा कि अंदर वाले तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके और 4 इलेक्ट्रॉन आपस में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे चाहे कितना भी क्लोजर आ जाए, तो कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? ये वाले 1s2, 2s2, 2p6। यानी इनके 1s2, 2s2, 2p6 ये कितना ही क्लोजर आ जाए, देखो धीरे धीरे यहां पे देखो आपके ये जो हाँ कलर दूसरा ले लेते हैं, हाँ, कि ये एटम क्लोजर आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम इनको डी, फिर सी, फिर बी लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई एनर्जी गैप में, कोई लेवल में, एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सिर्फ 3s2 और 3p2 के पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। अब ये पार्टिसिपेट, अब क्लोजर आए, जैसे ही क्लोजर आएंगे तो देखो और अभी तो ये डिस्टेंस मान लो डी है, अभी डिस्टेंस और कम कर लेते हैं थोड़ा सा, अब सी हो गई ये डिस्टेंस। तो अब क्या होगा? इसका जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग जाएगा, और इसका जो न्यूक्लियस है उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग जाएगा। सो दे बिकम्स एक्साइटेड, थोड़ा सा एनर्जी में बदलाव आएगा बेटा, समझ के? ओके, थोड़ा सा एनर्जी लेवल में क्या आएगा? बदलाव आएगा। जब सी पे आएगा तो अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने लगेंगे। ठीक है बेटा, तो एक्साइटेड होने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे?
अब और क्लोजर आ जाएंगे, मान लो डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो ये डिस्टेंस d है, d मतलब जब इन दोनों की डिस्टेंस d है रही है तो थोड़ा पास आए तो और डिस्टेंस c होगी, अब थोड़ा और पास आए, अब क्या होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में चलने लगेंगे, आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो एक्चुअली में एटम, जो हमारा जो क्रिस्टल है वो दो हिस्सों में बट गया। इसका मतलब जहां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, वो होगा हमारा कंडक्शन बैंड। क्यों, अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा बेटा तो वो कंडक्ट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा तब तक वो कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि फ्री नहीं होगा। समझ गए? तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो दो लेवल में बढ़ जाएंगे, कौन कौन से बेटा, कंडक्शन बैंड और कौन सा, वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो ये कब कहानी हुई होगी, जब इंटरएटॉमिक डिस्टेंस व्हेनेवर द टू एटम्स ऑफ सिलिकॉन कम गेटिंग क्लोजर टू क्लोजर। समझ के, जितना क्लोजर आएंगे बेटा उतनी ही क्या हो जाएंगे, उनकी इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा और वो स्प्लिट हो जाएंगे हाई एनर्जी लेवल में और लो एनर्जी लेवल में। समझ के, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है हमारा, कंडक्शन बैंड में, तो इसका मतलब वो फ्री है, और इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में है तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो कंडक्ट नहीं कर सकता। कंडक्शन वो तभी करेगा, कंडक्ट जब ही करेगा जब वो कहां इलेक्ट्रॉन होगा, कंडक्शन बैंड में। एट 0 केल्विन, अगर 0 केल्विन है तो इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठा रहेगा। भाई इतनी ठंड पड़ रही है 0 केल्विन पे, तो सब अपने अपने घर में दुबक जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहां दुबक जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन का घर क्या है, इलेक्ट्रॉन का घर है वैलेंस सेल। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां होंगे बेटा, वैलेंस सेल में होंगे। तो 0 केल्विन पे हमारा वैलेंस बैंड फिल्ड होगा, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। 0 केल्विन पे क्या होगा बेटा, जो वैलेंस बैंड है हमारा, ध्यान रखना, वैलेंस बैंड हमारा फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी होगा। और रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, लगभग इस टाइम होगा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 20 या 25 मान लो कि चलो, तो 25 और 273 यानी 298 केल्विन। 298 केल्विन यानी 298 केल्विन पे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने लगेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, वैलेंस बैंड, ये पार्शियली फिल्ड होगा, ऐसे ही ये भी पार्शियली फिल्ड होगा। सिमिलरली कंडक्शन बैंड भी हमारा क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा। समझ के, क्यों, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, और हमेशा इलेक्ट्रॉन यहां थोड़ी रह सकते हैं, वो डी एक्साइटेड भी होंगे, वापस भी आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन नैनो सेकेंड तक ही रह सकता है ऊपर। क्लियर है बेटा? तो रूम टेम्परेचर, कई बार ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि वैलेंस रूम टेम्परेचर में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ कंडक्शन बैंड में होंगे, कुछ कहां होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे। समझ के, क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं, देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड होता है, मेटल के अंदर इनके बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता। समझ गए? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड ईच अदर, कहां पे, ईच अदर। ठीक है, कि एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, ओवरलैप होंगे। ओवरलैप होंगे इसका मतलब क्या होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप ही नहीं होगा हमेशा, इसका मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे रूम टेम्परेचर पे। समझ गए? तो इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा, इसलिए मेटल जो है हमारे कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई घर ही नहीं, गैप ही नहीं है। भाई मान लो तुम्हारे पड़ोसी में तुम्हें कोई इतना प्यार है कि तुम्हारे घरों के बीच में कोई दीवार ही नहीं है, तो कब कौन कहां जा रहा है कोई पता ही नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्ट होगा, रेडी टू कंडक्ट होगा। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल होगा कहां, कंडक्शन बैंड में। तो इसलिए मेटल और कंडक्टर हमेशा क्या करते हैं, मेटल्स बिहेव एज अ कंडक्टर। अब आते हैं हमारे पास इंसुलेटर, ये किसका है बेटा, मेटल्स का। अब आता है हमारे पास इंसुलेटर का। इंसुलेटर के अंदर जो है देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप, किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। याद नहीं रहे कंडक्शन और वैलेंस बैंड यार, कि ऊपर वाला कंडक्शन है नीचे वाला वैलेंस है, या ऊपर वाला वैलेंस है नीचे वाला, बेटा कंडक्ट कहां करेगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा जब ऊपर जाएगा, है ना। वैलेंस बैंड तो उसका घर है, तो इलेक्ट्रॉन, देखो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, ये जो एनर्जी गैप है जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कितना होता है, मैंने पहले ही बताया 1.6 × 10⁻⁹ जूल। समझ के, इतना होता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज एनर्जी गैप होता है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स।
समझ के? अच्छा, अब आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब ना तो इतना गैप कम कि ओवरलैप हो, ना ही इतना गैप ज्यादा कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, कंडक्ट ही ना कर पाए। तो देयर इज ए स्मॉल एनर्जी गैप किसके बीच में? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, कंडक्शन बैंड के बीच में। और ये एनर्जी गैप याद रखना, ये सिलिकॉन के लिए तो कितना होता है बेटा? 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.72। प्लीज इस वैल्यू को याद रखना। सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 1.1 और जर्मेनियम के लिए 0.72। याद कैसे करेंगे? 14 ग्रुप याद करो। 14 ग्रुप होता क्या है? अभी अगले वाले में कराता हूं, ठीक है? देखो 14 ग्रुप होता क्या है? अगर हम 13 ग्रुप की याद करें, 13, 14 और 15, ठीक है? इनको याद करने की ट्रिक मैंने पहले भी बताई है आपको। 13 ग्रुप कौन सा होता है? बैंगन, आलू, गाजर, इंथैला, यानी बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है? इनके एक्चुअल नेम है बैंगन, आलू, गाजर, इंथैला। कहे शिव जी सुने पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कहे शिव जी सुने पार्वती। समझ गए? ये ट्रिक है इसकी। उसके बाद आता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है बेटा? ओके, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, ये बस ट्रिक है, किसी कंट्री का ऑफेंड नहीं कर रहे हम, ठीक है? जस्ट एक ट्रिक है याद करने का बस। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये नया पुराना आज सब बिकेगा, जो मर्जी आपको। अब यहां देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हमारे क्या होते हैं बेटा? ये हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। अब देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम को कैसे याद रखें? किसका 1.1 था, किसका 0.72 था। देखो नीचे आने पे आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। समझ गए? आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, यानी कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन कहां? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो किस में एनर्जी कम चाहिए? जर्मेनियम में। नीचे आने पे आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0.72 है, और इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इसे हम 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट है। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक। अब आते हैं हम डोपिंग पे। डोपिंग देखो, सेमीकंडक्टर बेसिकली इंसुलेटर होते हैं 0 केल्विन पे। उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका है, क्यों ना मैं उनमें डोपिंग करूं। देखो सेमीकंडक्टर में फ्री, क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि मेटल जैसा ऐसा नहीं है कि ओवरलैप कर रहा है बिल्कुल कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में, देयर इज सम गैप। तो अवेलेबिलिटी कम है फ्री चार्ज पार्टिकल्स की। तो मैं क्या करूं? फ्री चार्ज पार्टिकल्स को बढ़ा सकता हूं। कैसे बढ़ाऊं? मिलावट करके, डोपिंग करके। अगर 14 ग्रुप एलिमेंट में जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में मैं 13 की डोपिंग कराऊं, मिलावट कराऊं, तो ये बन जाएगा एक क्या? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। या फिर ऐसा कर सकता हूं मैं 15 की डोपिंग कराऊं, किसमें? 14 में। ठीक है, तो अब देखते हैं डोपिंग से क्या फर्क पड़ेगा और किस तरीके की डोपिंग हो सकती है। देखो 13 ग्रुप को बोलते हैं ट्राईवैलेंट एटम। क्या बोलते हैं इनको? ट्राईवैलेंट एटम। क्यों भाई? क्योंकि इनकी लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी को भी उठा लो, एल्यूमिनियम ले लो, चलो एल्यूमिनियम 13, पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 3। 14 का 14 का सिलिकॉन उठा लो, चलो पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 और 4। इसके लास्ट सेल में कितने आएंगे 15 ग्रुप वाले में? 2, 8 और 5। किसी को भी उठा लो, तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पेंटावैलेंट एटम। क्या बोलते हैं इनको? पेंटावैलेंट। जिनकी वैलेंसी 5 है इनको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं इनको? टेट्रावैलेंट एटम्स। क्लियर है बेटा? ये हमारा ट्राईवैलेंट हो गया, टेट्रावैलेंट, और ये हमारा पेंटावैलेंट हो गया। क्लियर है? अब आते हैं डोपिंग। डोपिंग कैसे करी जाती है? देखो मान लो एक सिलिकॉन को क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, और एक सिलिकॉन के अंदर मैं क्या डाल दूं बेटा? एक मैंने डाल दिया, मान लो यहां 15 ग्रुप से पेंटावैलेंट 5 एटम, 5 इलेक्ट्रॉन वाला, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? यहां पे एक सिलिकॉन होगा, यहां पे एक सिलिकॉन होगा, यहां पे एक सिलिकॉन, सिलिकॉन तो ऊपर है ही, यहां सिलिकॉन होगा। देखो मेरी बात सुनो बेटा, उसके पास कितने हैं पेंटावैलेंट? मान लो फास्फोरस डाल दिया मैंने, फास्फोरस के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5, 15 एटॉमिक नंबर होता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 एक सिलिकॉन से इससे बॉन्डिंग कर लिया, एक इस वाले सिलिकॉन से बॉन्डिंग कर लिया, एक इस वाले से और एक इस वाले से, पर एक फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गया बिना बॉन्डिंग के, आवारा। वो आवारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कभी यहां घूमेगा, कभी यहां घूमेगा, कभी यहां, होल की तलाश में।
कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, तो पूरे क्रिस्टल में नाश्ता घूमेगा। समझ गए? ये तो एक फास्फोरस की कहानी है, और हम पता है मिलियन ऑफ एटम्स की डोपिंग कराते हैं, मिलियन ऑफ मिलियन। समझ गए? तो फिर क्या होगा, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन 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 घूमते रहेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जब कब बनता है? जब हम 13 और नहीं 14 की 15 की डोपिंग कराएं, किसके अंदर? 14 के अंदर। 15 की डोपिंग अगर हम 14 के अंदर कराएं तो वो होगा हमारे पास एन टाइप। वाई एन टाइप? बिकॉज एक फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। समझ गए? क्या बोलते हैं उसको? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है बेटा? इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर उठा लो। अब पी टाइप सिलिकॉन कंडक्टर क्या होगा? जैसे मान लो सिलिकॉन है, अब यहां पे सिलिकॉन देखो, अब मैंने मान लो एल्यूमिनियम उठा लिया। एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 1 2 3। और कितने होल होंगे? 1 2 3 4 होल, मतलब खाली जगह, ठीक है, और 5। ठीक है? क्लियर है बेटा? ठीक। अब क्या होगा, जब इसकी साथ डोपिंग करोगे तुम, इसकी ये वाले डोपिंग सिलिकॉन के एटम के साथ, ठीक है, ये वाली इसके साथ हो जाएगी, ये वाली। अब क्या होगा, सिलिकॉन का एक एटम बच गया बिना डोपिंग के। कैसे? सिलिकॉन का देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताओ मुझे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी देखो यहां पे, मेरी बात सुनो, ऐसे ही करेंगे ना पहले वाले जैसे ही। देखो ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक एल्युमिनियम डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा जी? एल्युमिनियम। ठीक है, यहां सिलिकॉन से घिरा हुआ है, डोपिंग कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, तो कम रखेंगे ना एल्युमिनियम, सिलिकॉन तो ज्यादा ही होंगे, है ना। अब दूध में पानी तो मिलाते हो या पानी में दूध मिलाते हो? तो इसका मतलब एल्युमिनियम कम। अब एल्युमिनियम के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। एक दो कितने हो गए? 1 2 3 हो गए, है ना। क्लियर है बेटा? तो एक सिलिकॉन से कर लिया, एक सिलिकॉन से, एक सिलिकॉन से कर लिया। अब ये वाला जो सिलिकॉन है, इसके साथ तो करा ही नहीं है इसने डोपिंग, समझ में आया? तो इसके पास, इसके साथ तो बॉन्डिंग करी नहीं है। अब इसका मतलब ये जो यहां पे खाली स्पेस बच गया बिना बॉन्डिंग के, है ना, उसके साथ तो बॉन्डिंग हुई नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि एल्युमिनियम के पास है ही नहीं। एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो बिना डोपिंग के यहां खाली जगह बच गई, इसी को बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? होल बोलते हैं। और ये खाली जगह होल क्या करेगा? पूरे क्रिस्टल में इस तरीके से घूमता रहेगा। समझ गए? तो ये खाली जो जगह है जिसमें बॉन्डिंग नहीं हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। और होल मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पी टाइप। यानी जब 13 की डोपिंग करोगे 14 के अंदर, तो उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसको ऐसे मानो जैसे ना, होल क्या है एक्चुअली में, होल समझो जैसे तुमने टेम्पर्ड लगवाया कभी फोन के अंदर, तो फोन के अंदर कई बार देखा है वो एयर बबल रह जाता है, वो कभी उसको प्रेस करोगे तो इधर भाग जाएगा, फिर इधर भाग जाएगा। तो ऐसी खाली जगह बच जाती है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वो भागती रहती है इधर उधर, इसी को बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं बेटा? होल। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, आप बताओ क्या पी टाइप का मतलब, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्वेश्चन है देखो, इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज इस पी टाइप सेमीकंडक्टर ए, हाँ पॉजिटिवली चार्ज। क्या हम मान लें पी टाइप का मतलब क्या? पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, या न्यूट्रल है? बताओ मुझे आंसर। पी टाइप का मतलब क्या? हमारा क्रिस्टल पॉजिटिव चार्ज होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे एन टाइप के लिए बताओ पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है? देखो पी टाइप का मतलब कोई भी क्रिस्टल, देखो कोई भी क्रिस्टल पी टाइप या एन टाइप, मतलब पॉजिटिव, पी टाइप एन टाइप छोड़ो, अभी पहले ये देखते हैं कि चार्ज कब हो सकता है कोई भी क्रिस्टल। देखो जब हम एक एल्युमिनियम को, मान लो एल्युमिनियम को डॉप कर रहा हूं किसके साथ? सिलिकॉन के साथ, ठीक है बेटा। एल्युमिनियम में कितने, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 ही प्रोटॉन है, हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहते हैं। सिलिकॉन में मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 14 है और 14 ही प्रोटॉन है। जब तुम इनको मिक्स करोगे बेटा, तो 13 और 14 यानी 27 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही प्रोटॉन, इनको मिक्स करोगे तो कितना आएगा?
27 प्रोटॉन। अरे बाबा ये क्या हुआ हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तो ये तो क्रिस्टल न्यूट्रल हुआ। कैसा हुआ बेटा, न्यूट्रल। कभी भी पी टाइप पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल ही होता है। और नेगेटिव चार्ज ऐसे ही एन टाइप है, वो भी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज नहीं होता, वो भी न्यूट्रल होता है, उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर रहते हैं। फिर हम इसको पी टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जो एक होल बच गया वो बिना बॉन्डिंग के बच गया। समझ रहे हो आप, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बराबर ही है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन उसमें बच गया वो बिना बॉन्डिंग के, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वली होंगे, ये ध्यान रखना। समझ गए, वो इलेक्ट्रॉन बिना बॉन्डिंग के रह गया, आवारा रह गया बेचारा, सिंगल रह गया, क्या करे तुम्हारी तरह। समझ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है, याद रखना। पी टाइप और एन टाइप का मतलब वो चार्ज नहीं होते, वो हमेशा न्यूट्रल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। समझ गए बेटा, ओके चलो आगे चलते हैं। आई होप समझ में आ गया पी टाइप और एन टाइप। देखो अब आता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको पढ़ लेते हैं बेटा। सो इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, नो इंप्योरिटी एटम। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सिलिकॉन होते हैं, प्योर सिलिकॉन जो क्रिस्टल होते हैं, देखो सिलिकॉन का जो टुकड़ा ले लो एक बेटा, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लो, और सिलिकॉन 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 ही है उसमें, ठीक है। तो ये सारे सिलिकॉन 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 ही है इसके अंदर, है ना, क्लियर है। तो ये एक क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक जब उसमें डोपिंग कर दो, सिलिकॉन में चाहे तो तुम फास्फोरस डाल दो या नाइट्रोजन डाल दो, क्लियर है बेटा। एक फास्फोरस की डोपिंग कर दी तो ये हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। और या एल्युमिनियम भी डाल दो, दो तरीके से डाल सकते हो, या तो 13 वाला डाल दो या 15 वाला डाल दो, समझ के। ओके, तो इट इज अ प्योर, ये क्या होती है बेटा, प्योर होती है ये हमारी, और ये क्या होती है, इम्प्योर होती है। इसमें जैसे प्योर सिलिकॉन हो गया, प्योर जर्मेनियम हो गया, इसमें वही है कि जैसे मान लो SiP, सिलिकॉन में क्या डाल दिया, फास्फोरस, SiAl, या जर्मेनियम का GaGe, गैलियम में, जर्मेनियम में गैलियम डाल दिया, गैलियम डाल दिया, समझ के। तो ये क्या है बेटा, ऐसे पूछ सकता है SiP बताओ कौन टाइप का है ये 14 और ये 15 यानी एन टाइप का है। ये सिलिकॉन एल्युमिनियम, ये 13 ये 14 यानी पी टाइप का है। ये गैलियम 13 ये 14 यानी पी टाइप का है। तो ध्यान रखना इसी को, बस मैंने ट्रिक बता दी तो मैं ग्रुप याद रखने का। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर Ni बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर रहेंगे, क्यों, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कोई फ्री नहीं रहते इसके अंदर, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, समझ के। और इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें फ्री चार्ज पार्टिकल ज्यादा हो जाते हैं। इसमें कंडक्टिविटी इसलिए ही होती है जब तक ये वेट करेगा कि कुछ वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएं, ठीक है। और वो भी किस वजह से जा सकते हैं, वो जब जाएंगे जब वो एनर्जी मिलेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन कब फ्री हो सकते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और कंडक्ट करेंगे, समझ रहे हो बेटा। ओके, तो ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती है, लेकिन इसमें तो टेम्परेचर बिना बढ़ाए तुम कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पहले ही घूम रहे हैं बेचारे आवारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और होल्स, समझ में आया। तो इसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे, और इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड तो करेगी ही करेगी भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और फ्री मिल जाएंगे हमें चार्ज पार्टिकल्स। और डोपिंग पे डिपेंड करती है, तो इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, इसकी कंडक्टिविटी लो होती है, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर रहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं डाला, इसलिए इसको Ni भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी मतलब n है, यो n बाय वॉल्यूम है, ध्यान रखना। और NH कभी भी बराबर नहीं होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे या होल ज्यादा होंगे, कब, वो फ्री वाले, क्लियर है बेटा, याद रखना। इसमें इक्वल होते हैं इसलिए इसको Ni भी बोलते हैं, और उसमें इक्वल नहीं होते तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, क्वेश्चन से आएगा मजा, ठीक है। पहले एक बार एक ये और देख लेते हैं, एन टाइप और सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप। एन टाइप कब बनते हैं बेटा, जब किसको, फिफ्थ ग्रुप, मतलब फिफ्थ वही बोल रहे हैं पेंटावेलेंट को, जब पेंटावेलेंट को किसमें ऐड करते हो, टेट्रावेलेंट में। और जब इसमें थर्ड ग्रुप मतलब ट्राइवेलेंट को किसमें ऐड करते हो बेटा, 14 पे। इसमें क्या होगा,
द इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फ्री वाले, जिनको हम बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं उनको? डोनर एटम। और इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें कुछ इम्प्योरिटी खाली रह जाएगी बिना बॉन्डिंग के, ठीक है, वो खाली जगह को क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। इसको एक्सेप्टर एटम्स बोलते हैं, ठीक है। तक इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे फ्री, और इसमें क्या होंगे? इसमें फ्री बेटा होल्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। क्लियर है? अगला पॉइंट भी वही कह रहा है डेंसिटी की टर्म में। हाँ, द डोनर एनर्जी लेवल, देखो बेटा जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, वो इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरमार है, खूब इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें फ्री। वो कहां? यहां पे वो तैयार है बस, मतलब कब आक्रमण हो, कब कंडक्ट हो, समझ के, बस वो रेडी है कंडक्ट करने के लिए। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन के बेटा यहां इकट्ठे हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? डोनर एनर्जी लेवल। समझ के? क्लियर है? और ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएंगे बेटा? होल्स इकट्ठे हो गए, बहुत सारे होल्स, ठीक है। वो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। क्योंकि इसमें फ्री होल्स ज्यादा हो जाते हैं तो खाली जगह वो यहां आ जाएगी बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है इनकी, वो यहां ऑलमोस्ट बीच में होती है, इसलिए इसको फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फर्मी एनर्जी लेवल। तो फर्मी एनर्जी लेवल कहां लाई करता है? वैलेंस बैंड और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे। फर्मी एनर्जी लेवल का मतलब हुआ, समझो बेटा, कि देखो होल्स यहां पे आगे सारे, तो उनकी जो एनर्जी होगी, एवरेज एनर्जी ऑलमोस्ट कहां होगी? वैलेंस बैंड और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के बीच में रहेगी। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो उनकी एवरेज एनर्जी मतलब यहां पे ऑलमोस्ट इनके बीच में कंडक्शन बैंड से तो कम होगी थोड़ी सी, और एवरेज निकालोगे तो कम से कम यहां आएगी। यानी इसका फर्मी एनर्जी लेवल यहां आएगा, इनकी जो एवरेज एनर्जी लेवल है वो यहां आएगी। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। डोनर एनर्जी लेवल कहां, किसके बीच में पास लाई करे? कंडक्शन बैंड के बीच में। और इसमें एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के पास लाई करेगा, ठीक है। और अगला फर्मी एनर्जी का है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन, यस, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन के अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इक्वल होते हैं NeNH, उसको Ni भी बोलते हैं। और वो कितनी है बेटा? 2 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। और डोपिंग इंडियम के साथ डोप करोगे, बताओ कैसा बनेगा? इंडियम कौन से ग्रुप का है भैया, बताओ? इंडियम है 13 का, तो इसका मतलब पी टाइप बनेगा। द होल डेंसिटी इंक्रीज, तो होल डेंसिटी कितनी हो जाती है? 4.5 × 10⁻22 हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालो, तो Ne निकालो भाई। देखो इसका फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं मैं, देखो इम्प्योर, पहले प्योर, Ne और NH इक्वल टू Ne इंटू NH, ये है इंट्रिंसिक और ये क्या है? एक्सट्रिंसिक। टॉपिंग करने के बाद प्रोडक्ट तो बराबर रहेगा उनका। अब Ne और NH को जब इंट्रिंसिक होता है तो उनको Ni बोलते हैं, इसको भी Ni बोलते हैं क्योंकि दोनों बराबर रहते हैं। इसको Ne इंटू NH लिख दो, ये क्या हो जाएगा? Ni² इक्वल टू Ne इंटू NH। यहां से ये फॉर्मूला बन गया। ये ध्यान रखना फॉर्मूला बेटा। और हमें क्या चाहिए? हमें Ne चाहिए, तो Ne निकाल लो, क्या आ जाएगा? Ni² अपॉन में NH। तो Ni कितना बेटा? इलेक्ट्रॉन प्योर वाले 2.2 × 10⁻16 का स्क्वायर अपॉन में NH कितना है बेटा? 4.5 × 10⁻22। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे, सपोज अ प्योर सिलिकॉन, एक प्योर सिलिकॉन है हमारे पास, क्रिस्टल हैज इतना एटम, इतने एटम उसके पास, समझ गए? तो N ये एटम्स है, सिलिकॉन एटम्स कितने बेटा? 5 × 10⁻28 एटम्स है। इट इज डॉम्ड बाय 1 ppm कंसेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट एटम। इसमें आर्सेनिक डाला है, कितना? 1 ppm। 1 ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन कितना? इट इज डॉम्ड बाय 1 ppm कंसेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट एटम। मतलब अगर सिलिकॉन के 1 मिलियन एटम है तो फास्फोरस का कितना? 1 एटम होगा, है ना। जैसा पोल्यूशन में पोल्यूशन पढ़ते हैं ना, AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, भाई इतने ppm है आज, भाई 230 आज का इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ppm है, मतलब 1 मिलियन में इतने पोल्यूटेंट पार्टिकल है 230। 10 लाख, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख में से 230 पोल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं,
समझ के? 230 ऐसी चीज है जो नुकसानदेयक है, समझ के? तो इसलिए इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। और वो बढ़ता जाता है, जितने पॉल्यूटेंट पार्टिकल बढ़ते जाएंगे, 1 मिलियन में होता है वो, समझ के? 10 लाख में इतने पार्टिकल। आप ये मत सोचना कि कहां 10 लाख और कहां इतने पार्टिकल क्या नुकसान पहुंचाएंगे, बेटा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है? तो अब वो कह रहा है कि अगर मैं आर सिलिकॉन के कितने लूं, 1 मिलियन लूं, तो उसमें फास्फोरस कितना हो, फास्फोरस को कर रहा है आर, ये इसको आर्सेनिक को कितना कर रहा है बेटा, कितना, 1 होगा एटम, समझ के? अगर सिलिकॉन के 1 मिलियन है तो ये कितना, 1 पार्ट होगा उसका, समझ के? ओके, तो अब निकाल लेते, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन Ni इक्वल टू इतना, ठीक है? सबसे पहले तो देखो, जब आर्सेनिक डालोगे आप तो उसमें मतलब पी टाइप, सीधी सी बात है, क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कब, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें डॉप कर दो, कितना है हमारे पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हो जाएंगे, डिवाइड कर दो, कितना है बेटा, 1 मिलियन, इट इज डॉट बाय 1 बिलियन, तो 1 मिलियन कितना होता है, 10 टू पावर 6, इतने से डॉप किया है इसमें, तो ये कितना आएगा, 5 इंटू 10 टू पावर 22, यानी इतने होल्स नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री घूम जाएंगे, समझ के? ओके, फ्री हो जाएंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया बेटा। इतने एटम्स को डॉप करोगे आप, 10 टू पावर 6 को 1 मिलियन को डॉप करोगे तो कितना बनेगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री हो जाएंगे, ठीक है? ओके, तो अब क्या कह रहा है वो, Ni, अगर Ni इतना, हमें पता ही है फॉर्मूला, Ni स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, Ne इंटू NH, से Ni की वैल्यू दे ही रखी है 1.5 10 टू पावर कितना, 16, इसका स्क्वायर इक्वल टू Ne निकाला मैंने 5 इंटू 10 टू पावर 22, और NH निकाल लो यहां से, NH इसको नीचे ले जाना बस, क्लियर है? तो NH की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, NH की वैल्यू आएगी 1.5 10 टू पावर 16 का स्क्वायर अपॉन में कितना, 5 इंटू 10 टू पावर 22, ठीक है? सीधी सी बात है, पेंटावेलेंट एटम डोप कर रहे हैं तो ये पी एन टाइप बनेगा, क्या बनेगा बेटा, एन टाइप। आया समझ में? यस, ये पार्ट खत्म हो गया हमारा, ठीक है? अब आते हैं हम पी एन जंक्शन पे। अब पी टाइप और एन टाइप को अगर मैं मिला दूं, है ना, तो बनता है पी एन जंक्शन। क्या बनता है बेटा, पी एन जंक्शन। देखो पी एन जंक्शन कैसे बनेगा, ये पी टाइप है और ये हमारा एन टाइप है, यस, ये एन टाइप है हमारा, ठीक है? ये पी टाइप है और एन टाइप है। पी टाइप में क्या होंगे, खूब भर के होल्स होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बेटा, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ऐसे एन टाइप में क्या होंगे, बहुत सारे फिल इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ होल्स भी होंगे, ठीक है? खाली जगह भी होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो होल भी तो रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस में है बेटा, माइनॉरिटी में, और होल्स किस में है, मेजॉरिटी में। उल्टा लिख दिया, यस, एन टाइप है ना ये। इलेक्ट्रॉन्स किस में, मेजॉरिटी में, और होल्स कितने होंगे, माइनॉरिटी में, ठीक है? ऐसे इसमें क्या होंगे, होल्स क्या होंगे, ज्यादा है, मेजॉरिटी में होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होंगे। जैसे ही आप इसको डॉप करोगे, फ्यूज करोगे, अब फ्यूज करने के तरीके दो हैं, या तो अप्लाइंग हाई प्रेशर के साथ इनको मिक्स करो, और या फिर हीटिंग, फ्यूज हीट करके फ्यूज करो, देन इनको आपस में मिला दो, समझ के? ऐसे कर सकते हो। जैसे ही आप इनको मिलाओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे भाई, समझ के? तो जब इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इनको होल की प्राप्ति होगी, ये इलेक्ट्रॉन ही रुक जाएंगे भाई, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इन्होंने होल को भर दिया। जब इलेक्ट्रॉन इस वाले उसके होल, इस वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गए, समझ गए, तो क्या होगा, यहां पे खाली जगह बच जाएगी, जो खाली जगह बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, होल्स। क्या हो जाएगी बेटा, होल्स आ जाएगी, समझ के? जब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भाग के आ गए तो उधर खाली जगह बच गई, तो ये होल बन गए। इसका मतलब क्या होगा, अब ये चार्ज पार्टिकल है, इनको होल
इलेक्ट्रॉन को होल की प्राप्ति हो गई, ठीक है, इस मकसद से ये इधर आए थे। ये अब कहीं आगे जाएंगे नहीं, ये जिस काम के लिए आए थे वही मिल गया इनको, तो क्या आगे मूव करेंगे नहीं, इसलिए इनको इमोबाइल, क्या बोलते हैं इसको, इमोबाइल चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, रुक गए यहीं पे, बैठ गए, समझ गए, अब नहीं जाएंगे, क्यों क्यों जाएंगे, क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये एक फील्ड क्रिएट करेंगे, है ना, जहां पॉजिटिव नेगेटिव मतलब फील्ड, तो यहां पॉजिटिव है तो यहां पे फील्ड, इसको बोलते हैं हम, इसको, इस पोटेंशियल को बोलते हैं, फील्ड पैदा हुई है, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर तो है, रुकावट तो है, क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और रुक गए, तो क्या आगे वाले इलेक्ट्रॉन और होल्स को फ्लो करने देंगे और नहीं करने देंगे, समझ में आया, तो उन्होंने रुकावट पैदा कर दी। बैरियर नहीं होते पुलिस वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, तो ये भी रुकावट पैदा करेंगे, ठीक है बेटा। और बैरियर पोटेंशियल V, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, देखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, देखो कहां से चला आ रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा इसका बेटा। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें फाइंड आउट करनी है तो E इक्वल टू V बाय L, L मतलब लेंथ इनकी, या D मान लो इसकी, यहां से यहां तक D लो D, तो V इक्वल टू E इंटू D, ये बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी और इनके बीच की D, D इज द डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन विड्थ, इस मोटाई को डिप्लेशन विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लेशन विड्थ बोलते हैं। ये क्वेश्चन इससे फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। ये माइक्रो ज्यादा नहीं होती है, माइक्रो उसमें होती है मीटर में, ठीक है, बहुत थिन होती है ये, ठीक है बेटा, इसको हम बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका सिंबल इस तरीके से होता है, ये P टाइप होता है और ये क्या होता है बेटा, N टाइप होता है, क्लियर है, आगे समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से डिप्लेशन लेयर का निर्माण होता है, समझ के आगे चलते हैं। अब आते हैं पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ग्राफ, और इसको बाइसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाइसिंग। अब बाइसिंग कैसे करते हैं, देखो अगर एक P टाइप और N टाइप है हमारे पास, सबसे हम करते हैं P टाइप को, यस, देखो बेटा जी, ये हमारे पास हो गया, देखो ठीक है, ये P टाइप हो गया। P टाइप में क्या होंगे बताओ, और ये N टाइप हो गया। P टाइप में होल्स काफी होंगे और कुछ एक आधे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लो भैया इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भरपूर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ एक आधे होल्स भी पड़े होंगे। इसकी अब बाइसिंग कैसे करो, बाइसिंग का मतलब बैटरी का जोड़ना, समझ गए। अब बैटरी को दो तरीके से जोड़ सकते हो। अब बैटरी को कैसे जोड़ सकते हो, या तो मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, और ये कौन सा, लोअर पोटेंशियल। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव मत बोला करो, ये वाले को बोलो हायर पोटेंशियल, इसको लोअर पोटेंशियल, ठीक है। जब पी साइड को, जो डायोड के P टाइप को किसके साथ डॉप करोगे, बैटरी के पॉजिटिव से, और N साइड को बैटरी के नेगेटिव से या लोअर पोटेंशियल से, तो उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड बाइसिंग। जब डायोड का P टर्मिनल बैटरी के हायर पोटेंशियल से ऐड होगा, जुड़ेगा, तो उसको फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं, और एन को लोअर पोटेंशियल से। अच्छा, हम डिप्लेशन रीजन तो बनाना ही भूल गए, देखो डिप्लेशन रीजन बनाओ थोड़ा सा, जहां पे इमोबाइल चार्ज पार्टिकल थे, यहां तो इलेक्ट्रॉन आके उस तरफ से आके इधर घुस गए, ठीक है, और इधर होल्स, खाली जगह बच गई, ठीक है। अब क्या होगा देखो जरा, कमाल, ठीक है, यहां इनके बीच में बैरियर पोटेंशियल था, ये VB। देखो एक तो टर्मिनोलॉजी देखो जरा यार, बैरियर पोटेंशियल और इसकी पोलैरिटी अलग नहीं है, देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है वो मान लो पहले यहां था, इसके ऐड करने से उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो VB माइनस क्या हो जाएगा, V, क्यों, पोलैरिटी अलग है ना यार, है ना। तो नेट पोटेंशियल हमारा VB माइनस V होगा। क्लियर है बेटा, समझ के, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब डोपिंग करने से क्या होगा, देखो जरा, जैसे ही तुम इसको इससे जोड़ोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या इस तरफ होल्स इस तरफ आ सकते हैं, क्योंकि होल्स भरपूर है इसमें, नहीं आ सकते। ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो अब क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है होल को इधर
पुश करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये इस तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे, कुछ इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुल हो जाएंगे इस डिप्लेशन रीजन से, ऐसे कामयाब हो जाएंगे इधर निकलने में। कौन मदद कर रहा है उनको भाई? ये मदद कर रहा है ना वोल्टेज, समझ के? क्लियर है बेटा? ओके। ये जो है बैरियर पोटेंशियल, याद रखना बैरियर पोटेंशियल, यस हाँ, हर एक क्रिस्टल के लिए अलग अलग होगा, सिलिकॉन के लिए अलग होता है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये क्या होंगे, ये थोड़ा सा, ये जो खाली जगह है ये क्या होगी, फिर फिल होती चली जाएगी, जिससे क्या होगा, डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगा, थिन होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, समझ गए? क्यों क्यों आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल इनको पुश कर रहा है, तो ये जो खाली स्पेस है भरता चला जाएगा, जिसकी वजह से डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगी, थिन होती चली जाएगी। ओके, यानी करंट अगर हम आई और वी कैरेक्टरिस्टिक बनाए, आई और वी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए, ठीक है, तो क्या होगा, करंट होगा इसमें मिली एम्पियर में, क्योंकि जो मेजोरिटी चार्ज पार्टिकल्स है वो ज्यादा है। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखना इसको, ग्राफ किसका, क्या होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पुश करने लगेंगे, तो एक टाइम आएगा ये डिप्लेशन रीजन खत्म हो जाएगी। कब खत्म होगी? जब क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स इधर फ्यूज करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर फ्यूज, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे डिप्लेशन रीजन कम हो रहा है। तो डिप्लेशन लेयर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, रुकावट कम हो रही है, तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर है ना वो थिन होती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम किस में होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर थिन होती चली जाती है, तो थिन होगी तो इसका मतलब वोल्टेज, पहले तो करंट हमारा इस तरीके से आएगा, लेकिन जब डिप्लेशन लेयर हमारी खत्म हो जाएगी तो करंट हमारा तेजी से बढ़ेगा। जब करंट हमारा तेजी से बढ़ेगा, जब डिप्लेशन लेयर की समाप्ति हो जाएगी, उस वोल्टेज को बोलते हैं हम नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? नी वोल्टेज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, नी वोल्टेज। ओके, और नी वोल्टेज ध्यान रखना सिलिकॉन के लिए कितनी होती है और जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए कम होनी चाहिए 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कम होनी चाहिए, हाँ, इसके लिए 0.7 होती है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होती है, समझ के? नीचे वाले के लिए कम होगी, हाँ, ठीक है, तो जर्मेनियम के लिए 0.3 होती है और सिलिकॉन के 0.7, यानी 0.7 वोल्टेज ये क्या कर सकता है, 0.7 वोल्टेज को ये क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, उसके बाद डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है बेटा? ध्यान रखना इस चीज का। ओके, तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है हमारे पास, ठीक है। ओके, एक बार चेक कर लो, मैं यही होती है। मस्त, ठीक है, बिल्कुल सही है। सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3। क्लियर है बेटा? तो करंट हमारा रैपिडली बढ़ेगा। तो न्यू वोल्टेज को कैसे डिफाइन करेंगे? जिस वोल्टेज पे, द वोल्टेज एट विच डिप्लेशन रीजन बिकम्स जीरो, उसको बोलते हैं न्यू वोल्टेज। अब आते हैं हम रिवर्स बाइसिंग में। अब रिवर्स बाइसिंग कैसे होगी, देखो जरा। रिवर्स बाइसिंग कुछ इस तरीके से होगी। अब यहां पे देखो, दूसरा ये। अब बैटरी को एक और तरीका है, पहले तो हम यहां डिप्लेशन रीजन बना देते हैं। ठीक है, ये मोबाइल है, ये पी है हमारे पास, मतलब भरपूर होल्स है हमारे पास, और यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ऐसे मस्त इलेक्ट्रॉन्स है खूब सारे। ठीक है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है हमारे पास। अब दूसरी तरीके से बैटरी कैसे जोड़ सकते हो, उल्टा, ये नेगेटिव यहां पे लोअर पोटेंशियल कर दो, ये हायर पोटेंशियल कर दो, समझ के। अब क्या होगा, इसको बोलते हैं हम रिवर्स बाइसिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स बाइसिंग, उल्टा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी चार्ज पार्टिकल अब किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं। वो तो आ सकते हैं पॉजिटिव से इधर, इसमें क्या था, इसमें तो रिपल्शन हो रहा था,
इस तरफ तो नहीं आ सकते थे, वो तो अक्रॉस द जंक्शन ही जाएंगे। देखो हमारा काम है डायोड को कंडक्ट करना, हमें मतलब है कि डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो करे, तार के थ्रू नहीं, डायोड के थ्रू। समझ गए? डायोड के थ्रू फ्लो करेगा तो ही कंडक्ट करता है डायोड। समझ गए? इसलिए डायोड कहां कंडक्ट करता है, आगे आएगा रेक्टिफायर में, जब चार्ज पार्टिकल ऐसे फ्लो करे उसके क्रॉस। वायर से क्या मतलब है, हमें तो डायोड को कंडक्ट बनाना ना, डायोड के क्रॉस चार्ज पार्टिकल मूव करने चाहिए। तो देखो यहां पे अगर पहले डिप्लेशन रीजन देखो, ये वीबी या बैरियर पोटेंशियल, सिंपलिटी इसका मतलब बैरियर पोटेंशियल हमारा बढ़ जाएगा। मान लो वीबी यहां था, तो अगली बार जैसे डोपिंग करोगे तो वीबी प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, वीबी प्लस वी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब इसका फंक्शन देखो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल इधर आ रहे हैं, होल्स इधर आ रहे हैं। होल्स तो क्या, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं खाली जगह को भरने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये खाली जगह को भरने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन और इधर आ जाएगी। समझ के? यहां जब इलेक्ट्रॉन बजाएंगे तो खाली जगह होती चली जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, ये खाली जगह और बढ़ती जाएगी। तो देखो बढ़ती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाते जाओ ये पूरी भर जाएगी, यानी डिप्लेशन रीजन क्या होगा, बढ़ता चला जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिप्लेशन रीजन किस में बढ़ता है, रिवर्स बाइस में। किसमें बेटा, रिवर्स बाइस में बढ़ता है। समझ के? रिवर्स बाइसिंग में बढ़ता है। ओके, तो करंट बहुत कम होगा। काहे करंट होगा, करंट तो किसकी वजह से हो रहा है, हम ये करंट थोड़ी ना माना जाएगा, करंट माना जाएगा डायोड के अक्रॉस। देखो डायोड के अक्रॉस हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे पी है ये, और इसमें माइनॉरिटी क्या है ये बताओ, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो है, वो इलेक्ट्रॉन इधर तो नहीं आ सकते। माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं उस टाइम, देखो मेजोरिटी तो भाई वायर के थ्रू आ रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहे हैं होल को फिल करने के लिए। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या कर रहे हैं उस टाइम, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मूव कर सकते हैं इधर से, है ना, बच बचा के बेचारे से जाएंगे। क्लियर है? भरने के लिए किसको, होल्स को, उस खाली जगह को जो इलेक्ट्रॉन के आने से इधर हुई है। तो डायोड में थोड़ा सा करंट होगा उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। क्लियर है बेटा? समझ गए? अब देखो, अब वोल्टेज बढ़ाते जाओ, जब वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो ये हमारा हीट अप होने लगेगा डायोड। भाई तुम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऐसे जा रहे हैं, एक टाइम आएगा जो हमारा सर्किट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब इतना हीट अप होके टूट जाएगा, खत्म। उस टाइम करंट अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। उस टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे भाग के, पता नहीं कब घूमते रहेंगे, ऐसे हो जाएगी। समझ में आया? डिप्लेशन रीजन खत्म। उस टाइम करंट क्या होगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता, एवलांच आ गया, इलेक्ट्रॉन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं। कब कब, एक वोल्टेज में, जब एक हीटअप होता रहेगा ये डायोड कुछ वोल्टेज के बाद, ठीक है, जहां पे ये खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो यहां पे आई और वी का ग्राफ, यहां करंट बहुत कम होगा तो माइक्रो एम्पियर में, और ये ब्रेक डाउन वोल्टेज काफी हाई वोल्ट, 20-25 वोल्ट के अराउंड होती है ये। समझ के? क्लियर है बेटा? तो जिस सर्किट पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, करंट हमारा इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। ये इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ करंट लीनियरली इंक्रीज होगा। समझ के? बहुत तेजी से रैपिडली इंक्रीज होगा। समझ के? आई होप समझ में आया बाइसिंग आपको। ओके, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, यहां पे एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि करंट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, तो यहां पे होता है बेटा डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा, डायनेमिक रेजिस्टेंस। और डायनेमिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, यानी V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। समझ गए? इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखो, ये V1 हो गया और ये क्या होगा V2, ये I1 हो गया और ये क्या हो गया I2 बेटा। तो ये वैल्यू जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू V2 माइनस V1 जो दे रखी होगी, उसमें से माइनस कर देना, डिवाइड कर देना ये वाली वैल्यू माइनस करके। समझ के? तो ये होगा डायनेमिक रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें आता है स्टैटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कि वो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां पे स्टैटिक रेजिस्टेंस कितना होगा, V बाई I, क्योंकि वोल्टेज, करंट तो चेंज ही नहीं हो रहा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहां 0 है, तो यहां मान लो ये I होता है और ये क्या होता है, V होता है बेटा। तो ये V हो गया और ये क्या हो गया I। ठीक है, तो मान लो V कितना है 25 और I कितना उस टाइम मान लो 0.6 माइक्रो एम्पियर।
है ना, इतना है जो भी है, तो इससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा स्टैटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? स्टैटिक रेजिस्टेंस, ध्यान रखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं इस पे स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर। सो व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है कि जो किसमें एसी को किसमें कन्वर्ट कर दे, जो डीसी में कन्वर्ट कर दे, रेक्टिफाई कर दे, उसको बोलते हैं हम रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से बेटा? हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और रेक्टिफायर से क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा, ध्यान रखना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? देखो यहां से देखो, ये पहले तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर बनाओ। ट्रांसफार्मर में कॉइल होती है दो प्राइमरी, हम इसको क्या दे रहे हैं? एसी देंगे। ये लो, यहां एक डायोड लगा दो, ओके। यहां से आउटपुट ले रहे हैं, या आउटपुट है, ठीक है, इसका क्रॉस। देखो ये हमने इनपुट दी बेटा, ये इनपुट है हमारे पास, एसी तो है इनपुट, ठीक है। और ये इसके रिस्पेक्टिव में आउटपुट देख लेते हैं हम, अभी देखते हैं। ये इनपुट है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट है। अच्छा देखो अब ये कैसे काम करता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये P हो गया और ये N। देखो ड्यूरिंग हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, मान लो ये नेगेटिव है और ये क्या है बेटा? पॉजिटिव। भाई एसी हर हाफ साइकिल बाद पोलैरिटी चेंज करता है ना। मान लो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो मान लो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन से ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डायोड कैसा हो गया? फॉरवर्ड के रिवर्स, ये बताओ मुझे। डायोड हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस। क्या हो जाएगा बेटा? फॉरवर्ड बाइस। सो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, इसका मतलब डायोड हमारा कंडक्ट करेगा, यानी आउटपुट आएगा। क्लियर है बेटा? समझ गए? अब दूसरे टर्मिनल में जैसे ही एसी ऐसा फ्लो करेगा तो ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। इंडक्शन की वजह से इस पॉजिटिव की वजह से यहां जाएगा नेगेटिव और इस नेगेटिव की वजह से यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब डायोड कैसा होगा? रिवर्स वाइज। और रिवर्स वाइज में तो इतनी ज्यादा डिप्लेशन रीजन हो जाती है कि वो हमारा कंडक्ट करता ही नहीं है। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब कंडक्शन नहीं होगा, तो इसमें नहीं होगा। फिर अगली हाफ साइकिल में देखो, फिर अगली हाफ साइकिल में नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पोलैरिटी फिर ऐसी हो जाएगी। तो अब क्या होगा? डायोड फिर कंडक्ट करेगा, फिर अगली बार नहीं करेगा। तो इस तरीके से सिर्फ हाफ वेव ही रेक्टिफाई हो जाती है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ गए? अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। देखो बस इतना हिस्सा था, कुछ है इसमें, इजी सा है ये। सो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? सो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा? देखो यहां पे ये हमारा एसी है और ये हमारा, भाई ऐसे ही कर लो इसको, ये आयरन को, ये पी, इसमें दो डायोड होंगे, एक की जगह दो होंगे। इसको D1 बोल दो, इसको D2 बोल दो, ठीक है। बस एक ये है कि रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस मतलब लोड, यहां से ले रहे हैं हम आउटपुट इधर से, ठीक है बेटा, आउटपुट यहां से लेंगे। अब देखो इनपुट देखो जरा, ये मैंने इनपुट दी इसको, ये इनपुट है, इनपुट तो एसी है और ये आउटपुट है, ठीक है। क्लियर है बेटा? अब आउटपुट देखो जरा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, तो इस इंडक्शन से पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये डायोड कंडक्ट हो गया, ये डायोड कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड वाइज से, क्योंकि, और ये क्या हो गया? रिवर्स वाइज। तो मतलब जो आउटपुट होगी वो सिर्फ इस सर्किट, ये आधा सर्किट काम करेगा उस टाइम, आउटपुट तो मिलेगी तब भी, इसका मतलब क्या होगा? हमें आउटपुट मिलेगी। समझ गए? अब पोलैरिटी चेंज करो, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या होगा? नेगेटिव। भाई अगली बार ये क्या होगा? ऐसे हो जाएगी पोलैरिटी, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। तो क्या होगा? सेम ऐसे ही, बस अब की बार ये डायोड ये वाला कंडक्ट करेगा, वो नहीं करेगा। समझ के? क्लियर है बेटा? तो इस बार ये वाला कंडक्ट करेगा नीचे वाला, फिर अगली बार ये वाली पोलैरिटी आ जाएगी काम,
तब ये वाली सिचुएशन हो जाएगी पहली वाली, तब ऊपर वाला डायोड कंडक्ट करेगा। तो इस तरीके से आउटपुट मिलेगी। तो दोनों बार आउटपुट मिल रही है, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फुल वेव रेक्टिफायर। एक क्वेश्चन ये है, देखो सर, आप कहोगे सर डीसी तो ऐसे होती है, ये तो ऐसे आ रही है ना, ये ऐसे क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि इसके अंदर कुछ कंपोनेंट अभी भी एसी का है, ये फुल 100% तरीके से रेक्टिफाई नहीं करता, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। इसको फिल्टर करने के लिए इसमें वो लगाते हैं, क्या, कैपेसिटर लगाते हैं, समझ के, ताकि कंप्लीटली हमें क्या दे, डीसी दे। क्योंकि हमें पता है कि जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को आने देता है, तो एसी को स्टोर कर लेगा, तो हमें क्या देगा, डीसी देगा इस तरीके से। सो इन हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की कुछ चीजें हैं, ये फॉर्मूले आप याद रखना बेटा। फॉर्मूले डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, कि आरएमएस वैल्यू उसमें क्या होती है, आई नॉट बाई टू, आईडीसी टू आई नॉट बाई पाई होती है, वहां 2 आई नॉट बाई पाई है, समझ के। फुल फॉर्म फैक्टर होता है हमारा आई आर एम एस अपॉन आई डी सी, ठीक है। इसकी वैल्यू 1.57 होती है, ओके, और इसकी वैल्यू शायद 1.4 कुछ करके है, ठीक है, देख लेना आप। और आता नहीं है, बस ये ध्यान रखना। एफिशिएंसी इसकी 40.2% होती है, ये डबल एफिशिएंसी से काम करता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 80.2% होती है, समझ के। तो इस चीज को ध्यान रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के, ओके। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन मैं एक दो बताता हूं आपको, देखो जरा, आप बताओ मुझे कि मान लो यह 5 वोल्ट है और यहां ग्राउंड से कनेक्टेड है, बताओ ये डायोड फॉरवर्ड वाइज है कि रिवर्स वाइज? देखो ये 0 वोल्ट हुआ, ग्राउंड है, तो ये मतलब ये -5 है, तो ज्यादा कौन सा हुआ, 0 के -5, ये ज्यादा हुआ, तो इसका इट बिहेव्स एज पॉजिटिव और ये क्या करेगा, नेगेटिव। तो P से ये जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस। समझ गए, नहीं समझे? ये देखो यहां पे देखो, ये मान लो है हमारे पास -10 वोल्ट और यहां से हमने कर दिया -5 वोल्ट, है ना। अब बताओ ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, हाइयर कौन सा है भाई, -5 के -10? ये देखो ये -10 ज्यादा है, तो इसको पॉजिटिव मानो और इसको नेगेटिव मानो, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, नेगेटिव, और P जोड़ा हुआ है, तो ये रिवर्स वाइज हो गया। समझ के, क्लियर है? तो ऐसे पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज का एग्जांपल करके बताओ। आगे एक क्वेश्चन और इस तरीके से आ सकता है। देखो मान लो यहाँ पे एक डायोड है इस तरीके से, और ये डायोड है हमारे पास सिलिकॉन, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है मान लो 200 ओम का, यहां से वोल्टेज लगी है हमारे पास कितनी, 100 वोल्ट की, ठीक है, ओके। तो ये फॉरवर्ड वाइज है, कंडक्ट करेगा, मतलब वो पूछेगा आई बताओ इसमें, आई क्या होगा, तो आई इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। वी कितना है, 100। पर ये ध्यान रखना ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का जो बैरियर, सिलिकॉन कब तक कंडक्ट नहीं करेगा, पहले उसको डिप्लेशन रीजन तोड़नी पड़ेगी। तो डिप्लेशन रीजन सिलिकॉन के लिए कितना होता है, कितनी वोल्टेज होती है बैरियर पोटेंशियल, 0.6, उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो कंडक्ट करेगा, इस चीज को ध्यान रखना, अपॉन आर। तो 0.6 वोल्ट तो हमारी खर्च हो जाएगी किसमें, उस बैरियर पोटेंशियल को तोड़ने के लिए, समझ गए, तो तब कंडक्ट करेगा ना वो। तो ये आएगा फॉर्मूला, ध्यान रखना करंट का, ना कि 100/R कर दो कभी तुम, समझ के, ओके। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लो यहाँ R1 है, ये एक डायोड ऐसे है, यहां मान लो 10 ओम है, या मान लो 20 ओम है, ये मान लो 6 वोल्ट है, वो पूछ ले आई बताओ इसमें। तो आप देखो ये क्या है, ये हो गया रिवर्स वाइज, ये क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज। ये कंडक्ट करेगा ही नहीं, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, समझ के, क्योंकि इसमें पोलैरिटी अपोजिट है, तो ये कंडक्ट करेगा, तो ये कंडक्ट करेगा, तो सिर्फ फॉर्मूला लगा देना, I इक्वल टू V बाई आर। कौन सा R, सिर्फ ये। अगर दोनों कंडक्ट करते तो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते, 1/10 प्लस 1/20, वो टोटल R हो जाता सिर्फ, ठीक है। तो अब V 6/R, ठीक है। अगर मान लो इसका पोटेंशियल जो भी दे रखा है 0.6 माइनस कर देते इसमें से, मान लो दे रखा है, तो नहीं दे रखा तो 6 ही रहने देंगे। R की वैल्यू कितनी है बेटा, 10, समझ के, क्यों, ये तो कंडक्ट कर ही नहीं रहा, तो 0.6 आ जाएगा इसमें। अगर ये कंडक्ट करता, मान लो ये भी फॉरवर्ड वाइज होता, तो क्या होता, ये भी फॉरवर्ड वाइज होता, तो ये तब क्या करते, तो ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, तब R इफेक्टिव R निकाल लेते, RP पैरेलल में जुड़ता, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये इफेक्टिव है, तो I आ जाता हमारा V अपॉन RP,
ठीक है, तो और 20 गुना 10 अपॉन में 20 प्लस 3 यानी 30, 0 से 0 यानी 20/3, तो 6/20/3 ये आता हमारे पास। समझ में आया? तो मैंने हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए, सेमीकंडक्टर मस्त एकदम बढ़िया आया होगा समझ में मेरे हिसाब से तो भाई। ठीक है, ओके। मैंने क्योंकि बहुत कोशिश की इसको समझाने की, बहुत अच्छा से जितना मेरे को आता है भाई। ठीक है, ओके। और आई होप ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मुझे बस इतना ही चाहिए आपसे। ठीक है, आपके लिए मैं लगातार वीडियो लाता रहूंगा, इस जर्नी में मेरे साथ रहिए आप। ठीक है, बस मुझे इतना चाहिए आपसे, आपका टाइम बस 1 घंटे 1.5 में देख लो अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, अपना शेयर सब्सक्राइब जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।